हाँ बेटा, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की यह तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, पीएच ऑफ बफर क्या होता है, एसिडिक बफर किसे कहते हैं, बेसिक बफर किसे कहते हैं। खास बात क्या है कि बफर से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी एग्जाम था झारखंड में, झारखंड पीएचडी का, उसमें बफर से क्वेश्चन काफी आए थे और लगातार क्वेश्चन आए। अब कई बच्चों के सही हुए, कुछ के गलत हो गए। रीजन वही था, कंफ्यूजन हो गया साल्ट वाले कॉम्बिनेशन से। जो साल्ट हाइड्रोलिसिस वाला कॉम्बिनेशन है उससे बफर वाले से कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों आपको अलग से समझ के रखना है, मिक्स नहीं करना है दोनों के पीएच को, पहली बात। दूसरा, हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इन सब की बात होगी। और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग का अच्छे से रिकॉल हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बात की जा रही है पहले बफर की। बफर होता क्या है समझिए बेटा। बफर सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। बफर सोल्यूशन की बात की जा रही है। क्या है ये? है सोल्यूशन हुज पीएच रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट, मतलब लगभग कांस्टेंट रहता है। फेयरली कांस्टेंट मतलब लगभग कांस्टेंट रहता है, स्लाइटली वेरी, अदरवाइज कांस्टेंट माना जाता है। फेयरली कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। बेटा ये भी नहीं कि आप उसमें ढेर सारे अमाउंट मिला दे, उसका क्या सर ये तो कांस्टेंट नहीं है। जो उसकी डिफिनीशन है, जो दायरा है, बाउंड्री लाइन है, उसका ध्यान रखना है। स्मॉल अमाउंट में एक बफर सोल्यूशन है, उसमें आपने यदि 2-4 बूंदे एसिड या बेस की डाली तो उसके पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक टेस्ट ट्यूब भी आपने पलट दी तो पीएच चेंज हो गया बेटा, स्मॉल अमाउंट। वही कह रहा है, सोल्यूशन हुज पीएच रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। जैसे ह्यूमन ब्लड आपका बफर सोल्यूशन है भाई, उसमें CO2 ऐड होती है, कार्बोनिक एसिड, तो पीएच उसका वैरी नहीं करता। तो वो स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड बेस से वह वैरी नहीं करता। बफर सोल्यूशन बनाए जाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन है, वो सब पार्ट हमारा नहीं है। यहाँ हमारा पार्ट है बफर सोल्यूशन क्या होता है। ये तो हमने समझ लिया कि वह सोल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस हम ऐड करते हैं तो उसका पीएच जो है वह कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। यह बात हो। अब आता है, 2 तरह के बफर होते हैं, एक आपका एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। समझना है एसिडिक बफर का कॉम्बिनेशन क्या है, बेसिक बफर का कॉम्बिनेशन क्या है, इसको ही समझना मेन इशू है, क्योंकि इसी में मामला फंसता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कहने को क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन वहां आके आप फंस जाते हैं। एसिडिक बफर से मतलब समझिए क्या कह रहा है। एसिडिक बफर हम किसे कहेंगे भाई, टाइप्स ऑफ बफर की बात हो रही है। एसिडिक बफर पीएच लेस देन 7 होगा भाई, क्योंकि कहा उसने एसिडिक बफर है, इसके मतलब जो बफर सोल्यूशन बना है उसका पीएच जो है 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा, कम होगा, तभी एसिडिक बफर कहलाएगा। ये किसका कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें क्या क्या मिला होता है, क्या क्या उसकी गाइडलाइन है। गाइडलाइन क्या है बेटा, इट इज सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, इट इज सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे जाना पहचाना वीक एसिड कौन है बेटा हमारा, सबसे जाना पहचाना वीक एसिड हमारा है CH3COH। भाई एसिटिक एसिड वेल नोन वीक एसिड है, समझना आसान हो जाता है। वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, अक्सर जो हम लोग बात करते हैं NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, KOH इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये प्लस सी, इसका साल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, ये कॉम्बिनेशन, ये क्या है, यह एसिडिक बफर है। क्या बेटा, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये हमारा एसिडिक बफर है। क्या है बेटा, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्या है बेटा, हमारा एसिडिक बफर है। ओके, वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट का मिक्सचर, वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट का मिक्सचर जो होता है वह होता है आपका एसिडिक बफर, जिसका पीएच 7 से कम। अब आते हैं आगे बात, एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। दूसरा, इसको ये कर सकते हैं, इसकी जगह आपको ये भी मिल सकता है भाई। आपका देखेंगे तो इसी का हम ले लें एसिड भाई, CH3COH प्लस CH3COK। भाई KOH इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, तो यह भी आपका क्या है, एसिडिक बफर का कॉम्बिनेशन है। तो एसिडिक बफर मतलब एसिड वीक होगा,
उसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है कि सर एसिडिक होगा, पीएच 7 से कम होगा, तो ज्यादा आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए कि दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूजन जब बढ़ेगा। आपको बस सिंपली ध्यान रखना है एसिडिक बफर का मतलब वीक एसिड और उसका स्ट्रांग बेस के साथ साल्ट जो है उसका मिक्सचर एसिडिक बफर होगा, इसका पीएच 7 से कम होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा हमारा है बेसिक बफर। बेसिक बफर हम किसे कहेंगे भाई? बेसिक बफर की बात किया तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, पीएच क्या होगा? मोर देन 7 होगा। तो ये क्या होगा? इट इज अ सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक बेस। भाई बेसिक बफर में बेस वीक होगा, एसिडिक बफर में एसिड वीक होगा। मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। 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 ओके, एग्जाम्पल क्या है बेटा? वीक बेस की बात किया है तो वेल नोन वीक बेस आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या है? उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट, HCl इज अ वेल नोन स्ट्रॉन्ग एसिड, तो NH4OH का यदि HCl सिलेक्शन कराओगे तो NH4Cl बनेगा, यानी NH4OH और NH4Cl का जो कॉम्बिनेशन है वह क्या है बेटा? वह है बेसिक बफर। क्या है? बेसिक बफर। कोई कंफ्यूजन नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, आपको ध्यान रखना है एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड प्लस उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट का मिक्सचर। बेसिक बफर मतलब वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट का मिक्सचर। तो ये आपको बस कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। ओके, अगला टर्म आता है बफर एक्शन। नेक्स्ट टर्म आता है बफर एक्शन। किसे कहेंगे बफर एक्शन भाई? बफर एक्शन की बात की गई है। क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बफर सोल्यूशन। ये क्या है? एक्शन की बात की तो एबिलिटी की बात करेगा। एबिलिटी ऑफ अ बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। एबिलिटी ऑफ अ बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर एक्शन। यानी जो बफर सॉल्यूशन की एबिलिटी है कि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस हम ऐड करते हैं और उसका पीएच चेंज नहीं होता है, वह कहलाता है बफर एक्शन। क्या कहलाता है? बफर एक्शन। क्या कहलाता है बेटा? बफर एक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर एक्शन। यहां तक बात क्लियर? बफर क्या होता है, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, बफर एक्शन क्या होता है, इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है पीएच। भाई बफर का पीएच निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, मैं आपको बता दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आप चाहे पीएचडी का एग्जाम ले लें, चाहे एलटी का एग्जाम ले, चाहे जीआईसी का ले लें, इवन जीडीसी में भी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूले। तो फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए, कोई माइनस प्लस आगे पीछे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हुए आप तो आपका एक नंबर का नहीं, एक नंबर प्लस 1/3 ये दोनों हो जाएगा साथ में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो बफर जो पीएच का बफर सोल्यूशन मतलब बफर सोल्यूशन का पीएच है, उसका जो इक्वेशन दिया किसने दिया? एंडरसन और हेसेलबैच ने दिया। ये आपको ध्यान रखना, कभी नाम पूछ लेता है कि एंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन बता दीजिए, तो उसका मतलब बफर के पीएच का इक्वेशन हमें बताना है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर। इसका जो है इक्वेशन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें हमें पहचानना होगा। ये तो पहचानने वाली बात आ गई। फिर आपको थोड़ा इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इसीलिए दोनों फॉर्म लिखा है। भाई पहले हम बात कर रहे हैं एसिडिक बफर सोल्यूशन की, पीएच की, हमने इसलिए दोनों एक साथ लिखा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो एसिडिक बफर का पीएच जो है, देखिए ये मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, पीएच इक्वल टू पीके। पीके क्या होता है बेटा आपको पता है? माइनस लॉग के। पीके इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग के, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। देखिए ऑप्शन आपको कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस देगा, और इस तरह के ऑप्शन बनते हैं। ध्यान रखिए, बहुत समझ बूझ कर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस क्रम में है। पीएच इक्वल टू पीके माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ये माइनस साइन है। अब यदि हम इसको कर दें पीएच इक्वल टू पीके प्लस
लॉग थोड़ा प्लस करोगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एस। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बनाएगा उसमें तो थोड़ा साइन को वैरी करेगा, तो आपको साइन को ध्यान रखना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला भी पूछा जाएगा, मैं बार बार आपको बता दूं, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल भी आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आएगा। ये तो बात होगी एसिडिक बफर के सोल्यूशन के पीएच के कैलकुलेशन के लिए। अब आते हैं बात बेसिक बफर सोल्यूशन की। आपको साल्ट हाइड्रोलिसिस के बताए थे मैंने फॉर्मूले, सब याद रखने बेटा, कोई भूलना नहीं है। पीओएच भाई, क्योंकि बेसिक बफर की बात की है तो वहां पहले पीओएच की बात करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है, पीओएच पहले निकलता है। तो पीओएच इक्वल टू पी के बी माइनस लॉग, भाई क्योंकि यहां बेस है तो बेस कंसेंट्रेशन ऑफ बेस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट, या इसको कर देंगे तो POH इक्वल टू हो जाएगा PKB प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या होता है, पीएच। अभी हमने पीओएच निकाला है, पीएच इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस पीओएच। पीएच इक्वल टू क्या होता है बेटा 14 माइनस पीओएच। तो यदि हम बेसिक बफर की बात करेंगे तो पीएच इक्वल टू होगा पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीकेबी प्लस लॉग concentration of salt divided by concentration of base। पूरे फॉर्मूले को ध्यान रखिए बेटा, आप इसको मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्लास में बैठे तो रफ कॉपी लेके बैठे, पीडीएफ भले आपको मिल जाएगी, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, फॉर्मूले लिख लिख कर ही याद होंगे। तो फॉर्मूले आपको टिप पर होने चाहिए, कोई बिना कंफ्यूजन के, तो क्वेश्चन आपकी कमांड रहेगी, विश्वास भी रहता है। बार बार फॉर्मूला यदि आपको पेज पलट के देखना पड़ता है तो आपको थोड़ा विश्वास रहेगा कि फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। तो फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस करें, मतलब जब आप भी पढ़ें फॉर्मूला बार बार लिखें, क्योंकि घर पे आपको टाइम की बहुत टेंशन नहीं है, तो फॉर्मूला लिखते रहेंगे तो याद रहेगा। ओके, ठीक है। तो बेसिक बफर पूछे, एसिडिक बफर पूछे, फॉर्मूला याद रखना है, और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे तो न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेंगे। तो एसिडिक बफर का पीएच हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक बफर का पीएच डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बफर कैपेसिटी की। ये को आप समझिए कि इस पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है, पूछा जाता है। क्या है बफर कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम कब होगी, कह रहा है कैपेसिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन pH value, capacity of a buffer solution to resist the change in pH value when a small amount of acid or base is added is called its buffer capacity। यानी किसी बफर की कैपेसिटी क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पर वो पीएच में चेंज ना करे, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। वो तो डिफिनेशन हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है, नोट में जो लिखा है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी, जब दोनों का कंसेंट्रेशन यानी साल्ट और एसिड, भाई एसिडिक बफर की बात की तो साल्ट और एसिड, बेसिक बफर की बात की तो साल्ट और बेस, भाई जो बफर होगा उसी की बात होगी। एसिडिक बफर की बात की कि ये आपका एसिडिक बफर है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कब होगी, तो जब दो साल्ट और एसिड का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा। और बेसिक बफर की यदि बात करेगा तो मुझे बेसिक बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब साल्ट का कंसेंट्रेशन और बेस का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा, तो बेसिक बफर की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, वही 1 का है। ठीक, अब यहां तक बात क्लियर है, फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, मैंने आपसे कहा उसे नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक, ओके। अब जो आपको हमने जो क्वेश्चन उसमें स्टडी मटेरियल में भेज रखा है, 17-18 क्वेश्चन होगा, वो आपको मिल गया होगा, इसे सॉल्व करिए। कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, परसों मैं शाम तक आ जाऊंगा, तो शाम को क्लास होगी। मैं वही आज सोच रहा था एक ही दिन क्लास ऑफ होगी, कल परसों में आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा तो परसों क्लास होगी। तो उस दिन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हमने आपको पीडीएफ सेंड की है स्टडी मटेरियल सेक्शन में, उसको आप क्वेश्चन लगा लीजिए और उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे उस दिन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो क्या कह रहा है भाई, बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोलर अमोनिया, यानी बेस की बात कर रहा है, एंड 1 मोलर अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन,
भाई अंडरस्टूड राइट। एट 298 केल्विन pKb of NH4OH इज इतना, ठीक है। द pH ऑफ बफर इज, तो देखिए क्या क्या दे रखा है भाई, हमको दे रखा है बेस का कंसंट्रेशन, समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, वरना आप तो एक मिनट में हो जाता है। कितना है? 0.1, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है? फिर पूछा है आपका अमोनियम क्लोराइड का ये मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, वो कितना दिया है बेटा? 1 मोलर। फॉर्मूला हमने भी जस्ट पीछे ही पढ़ा है, जस्ट पीछे। क्या फॉर्मूला है बेटा? pH इक्वल टू 14 माइनस pKb प्लस लॉग साल्ट बाई बेस, यही ना क्वेश्चन है, ठीक। ये बेस आपका है, क्वेश्चन आपका दे रखा है, pKb दे रखा है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं यहां लिखता हूं pH इक्वल टू 14 माइनस pKb प्लस लॉग साल्ट बाई बेस। इसको सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए फटाफट सब लोग। फटाफट करिए, सभी लोग सॉल्व करिए, मैं अभी गणना स्टार्ट कर देता हूं बेटा। भाई ये 14 दिया है माइनस pKb कितना दिया है? 5 दिया है, 5 प्लस लॉग साल्ट कितना दिया है? 1 बाई 10 की पावर -1, यही तो हुआ, 10 की पावर -1। तो ये बेटा आपका हो जाएगा, तो मैं इसको फटाफट कर दूं, 14 माइनस 5 प्लस लॉग 1 माइनस 10 की लॉग 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 यहां के बेटा +1 हो जाएगा, तो ये आपका सॉल्व होके हो जाएगा 14 माइनस 5 प्लस लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ये -1 इधर आके +1 होगा, तो प्लस लॉग 10, लॉग 10 का मतलब बेटा 1 होता है, तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इक्वल टू 14 माइनस 6 मतलब 8। भाई ये लॉग 10 आपका एड ऑफ हो जाएगा, तो 8 मतलब ये। सभी का डी ऑप्शन है, लोगों ने किया। बी मतलब अच्छा 8 लिखा है, सॉरी आंसर 8 ही लिखा है, ठीक है बेटा, दिख गया। 8 लिखा ही आपने, ठीक ठीक 8। आसान बेटा, फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इसमें कोई खास काम नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा, फिजिकल फॉर्मूला और वैल्यू कैसे रखनी इसका खेल है, जो इसमें महारत जिसको हासिल है क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कि हमको बताना है pH, द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स क्लोराइड मतलब साल्ट। यानी इसने कह दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ये इसने बता दिया। कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। पीएच पूछा, अभी हमने पीछे फॉर्मूला यूज किया, तो पीएच इक्वल टू पीएच, एक मिनट बेटा इसको मैं पूरा कर दूं, फिर से लिखता हूं, पीएच इक्वल टू 14 माइनस pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो अब भाई देखिए इसने क्या केबी दिया है, तो केबी दिया है तो पी के बी इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग केबी। पी के बी इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस लॉग केबी। तो ये आप फटाफट करोगे, वहां एक साथ रखेंगे, हम बस समझाने के लिए अलग रख रहे हैं।
तो माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻5, तो ये आ जाएगा आपका, माइनस कर दिया लॉग 2 -5 लॉग 10, तो ये आ जाएगा आपका, माइनस साइन बाहर है, log 2 मतलब 0.3010, log 10 का मतलब 1, तो ये -5, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.7, क्या आ जाएगा 4.7। मैंने सिर्फ यहां पर भी आप कर सकते हो बेटा, हमने अलग से करने के लिए कह दिया। तो ये 14 माइनस 4.7 प्लस लॉग, दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर रखा है तो log 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 1, भाई ये दोनों बराबर तो कट के 1 ही तो आएगा, log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 इक्वल टू होता है 0, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4.7 प्लस 0, तो ये घट के कितना हो जाएगा 9.3 या 9.3, ऑप्शन डी। आपको समझाना है बेटा इसलिए इतना समय लग रहा है, आप फटाफट कर सकते हो, बस एक बार आप समझ गए इजी वे में हो जाएगा। क्वेश्चन में जब हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा। सबको क्लियर है क्वेश्चन? ओके बेटा, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या पूछा है भाई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी H की डिमांड है, ठीक है भाई। इन हाइड्रोलिक इक्विलिब्रियम A माइनस H2O HA प्लस OH माइनस, साल्ट कंसेंट्रेशन इतना बता रखा है, तो भैया देखो ये फॉर्मूला सीधा है, H इक्वल टू रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी, ये तो फॉर्मूला है, तो वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू रूट के डब्ल्यू कितना होता है बेटा आपका 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई के कितना है 1 इंटू 10⁻⁻5, और कंसंट्रेशन कितना दिया है ये, यानी इसको हम कहेंगे 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपका रूट, ये 8 हो गया, ऊपर जाके कितना हो गया, ऊपर जाके हो गया ये +8, तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻3, तो -3 का मतलब ऑप्शन ए। सबको क्लियर? देख लीजिए एक बार, फॉर्मूला आपको याद है तो फट से हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं, सारा खेल फॉर्मूले का है। फॉर्मूला आपको याद है, थोड़ा आपको मैथमेटिकल तरीका पता है भाई, -5 और -3 जुड़ जाएगा बेटा, -8 हो जाएगा, -8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा भाई, यहाँ -8 हुआ, ऊपर जाके +8 हो गया, +8 और -14 मतलब कितना हो गया, -14 +8 मतलब -6, और भाई -6 रूट में है तो बाहर आके -3 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके, अब हमने बफर सॉल्यूशन पढ़ लिया, एसिडिक बफर पढ़ लिया सॉरी, बेसिक बफर पढ़ लिया, एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालेंगे पढ़ लिया, बेसिक बफर का पीएच कैसे निकालेंगे पढ़ लिया, बफर एक्शन मैक्सिमम कब होगा ये सब हमने डिस्कस कर लिया, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अगला टॉपिक हमारा है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है भाई, हम बात कर रहे हैं, एक मिनट है, एक मिनट रही, बस जस्ट मिनट, लाइट एक्चुअली जाती है तो थोड़ा स्विच हो जाता है, और कोई बात नहीं, बस 1 मिनट की स्विचिंग है बेटा। जो कि इन्वर्टर से ऐसा होना नहीं चाहिए,
डन। एक मिनट है बस। सॉरी बेटा, आ गया, वो क्लिक हो गया होगा कि लाइट जाने पे जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से कनेक्ट हो गया। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे। ओके बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है, क्योंकि बेटा एक्चुअली ये है कि हर साल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में अलग अलग। देखिए, जब सॉल्युबिलिटी की बात करेगा तो आपके जहन में सिर्फ एक बात जानी चाहिए कि वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। जब तक वो किसी अदर सॉल्वेंट की बात ना करे तब तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि वो कहे कि हम भाई एस्टोन में डिसॉल्व कर रहे हैं, बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, जब तक वो ना कहे, सॉल्बिलिटी का मतलब ही है वाटर में सॉल्व। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। हर साल्ट की सॉल्बिलिटी अलग अलग होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली सॉल्बिलिटी बढ़ती है, सॉलिड इन लिक्विड वाली बात कर रहा हूं मैं। तो ये कह रहा है डिफरेंट साल्ट डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन सॉल्वेंट। ठीक है, सम साल्ट आर हाईली सॉल्युबल, सम डिसॉल्व इन स्मॉल एक्सटेंट। भाई अलग अलग सॉल्बिलिटी होती है, तो देयर रिलेटिव सॉल्बिलिटी इज कंपेयर्ड विद सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से जो है उनकी रिलेटिव सॉल्बिलिटी पता करते हैं। एक मिनट, तो जस्ट अ मिनट। ये चाहिए रहा। अच्छा, हमसे टच हो गया कुछ, सॉरी कुछ टच हुआ, नीचे टच नहीं करना था। ठीक, मिनिमाइज हो गया था। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम लोग सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी। जैसे आपको क्वेश्चन में 4 साल्ट कंपेयर करने के लिए कहा और उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, मान लीजिए, तो आपको देखना है कि किस साल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। जिस साल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वह सबसे अधिक सॉल्युबल है, देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम। ये चीज पहले आप समझ लीजिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा का मतलब मोर सॉल्युबल। ठीक है, ओके। तो ये हमने एक सिंपल सा AgCl लिया है। AgCl बेटा एक्वस में डिसॉल्व किया गया, तो Ag एक्वस और Cl माइनस एक्वस। यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें, बस फ्लिप क्यों हो रहा है? एक मिनट, यार पहली बार ऐसा हो रहा है। एक मिनट, आप थोड़ा मिनट लाइन पर रहिए, लाइट आई है गई। ये तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्यों कर रहा है? इन्वर्टर से कनेक्टेड है, इसको नहीं होना चाहिए था। हाँ, चलिए देखते हैं कुछ। हाँ, तो अच्छा वहीं से ले रहा हो। तो बेटा आपका ये, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करोगे तो आपका K इक्वल टू जो होगा, भाई यदि किसी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम है, तो K इक्वल टू होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात होती है, यानी Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई जो हमारा AgCl था। एक्चुअली बेटा AgCl आपका सॉलिड है, ये लिखा नहीं है इसमें, लेकिन सॉलिड है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, K मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ आपका, ये तो 1 होता ही है, इसीलिए बाद में वो हो जाता है। इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, यूनिटी रखते हैं। तो ये इक्वल टू आपका होता है कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये जो आपका है इसको कहते हैं
के एस पी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? उसके जो आयंस है उसके कंसेंट्रेशन के मल्टीपल के बराबर होगा। तो ये कह रहा है कि एसपी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसेंट्रेशन इन सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन। भाई ये सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? किसी गिवन टेम्परेचर पर अब इससे अधिक सॉल्युबल नहीं होगा एट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो एट गिवन टेम्परेचर आयनिक कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वह कहलाता है उस आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहलाता है बेटा? उस आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हर कंपाउंड का अलग अलग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, और उसके बाद जो है जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा। अब एक सिंपल समझाने के लिए हमने बताया, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आपको साल्ट दिया रहेगा और उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा एस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एस के फॉर्म में। एस को मानते हैं सॉल्युबिलिटी। तो हमने माना है एस, लेट एस पर मोल, एस मोल पर लीटर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट ए एक्स बी वाई। एक सिंपल जनरल साल्ट लिया है ए एक्स बी वाई का मतलब बेटा हुआ, देखिए समझिए इसको बात को, ए एक्स बी वाई का मतलब हुआ जो ब्रेक होगा तो एक्स मोल ए बनेगा, यानी एक्स किसका? ए का। उस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव मान लीजिए, हमने भाई पहले लिखा तो पॉजिटिव मान लिया, वाई प्लस ये बनेगा, प्लस वाई मोल ऑफ, क्यों? क्योंकि बेटा बाद में वाई लगा है, वाई मोल ऑफ बी बनेगा। उस पर चार्ज क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव होगा। ओके, अब इनिशियल की बात करें भाई, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, सोल्यूशन मिलाया, साल्ट मिलाया उसमें, तो ये यदि ये 1 है तो ये 0 1 मतलब मानक मान लिया, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन सॉरी हमेशा 1 माना है। एट इक्विलिब्रियम जब सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो चुकी है तो ये 1 माइनस एस, भाई इससे एस घटा, तो जितना मोल होता है, देखिए ये जो मोल है आपका, ध्यान रखिए, आपको हर बार हम लोग जब इक्विलिब्रियम क्वेश्चन करते हैं तो जितना मोल होता है उसी रेशियो में बनता है। तो ये क्योंकि एक्स मोल है तो यह एक्स एस बनेगा। भाई एस यहां से घटे क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर एक मोल है, कुछ लिखा नहीं, उसका मतलब एक मोल है, और इसके आगे एक्स मोल है तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस यह बनेगा इक्विलिब्रियम पर। ये क्या है? वाई मोल है तो वाई मल्टीप्लाइड बाई एस बनेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो के एस पी क्या होगा? के एस पी इक्वल टू होगा भाई कंसंट्रेशन इसका कितना है? एक्स एस इसका कंसंट्रेशन है, कितने मोल है भाई? पावर में जाता है उसका, आपको पता ही है, एक्स। जब हम लोग लिखते हैं बेटा तो जो होता है पावर में जाता है ना, और ये कितना है? मल्टीप्लाइड बाई वाई एस मोल है, मतलब वाई एस इसका है, तो इसका पावर क्या? वाई। तो ये के एस पी क्या बनेगा बेटा आपका? वाई का पावर, ये भी मिट गया, वाई। तो के एस पी जो बनेगा आपका वो बनेगा एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, सॉल्युबिलिटी एक्स की पावर, मतलब एस की पावर एक्स प्लस वाई, सॉल्युबिलिटी एस की पावर एक्स प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको हमेशा यूज करना होगा जब आपसे किसी भी साल्ट की सॉल्युबिलिटी पूछेगा एस के टर्म में, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होगा और सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा, तो आपको इसे निकालना होगा और उसको वहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए हमेशा, ये जनरल फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आपको करना आना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन जो है कहीं पर कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला आपको करना आना चाहिए। सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन में 3 चीजें, या तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देके सॉल्युबिलिटी पूछेगा, या सॉल्युबिलिटी देके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा, 3-4 साल्ट की सॉल्युबिलिटी दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे ये आपका दे रखा है एक साल्ट, इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जाए तो
KSP जो होगा वो होगा भाई, यदि इसको हम ब्रेक करने की बात करें, यहां हम आपको समझा दें भाई, MgOH ट्वाइस जो जाएगा वो जाएगा आपका Mg+2 प्लस 2OH माइनस, यानी ये S और ये 2S कितना हो गया बेटा, S मल्टीप्लाइड बाई 2S का स्क्वायर, यानी 4S की पावर क्यूब। तो ये तो हुआ, तो भाई आपका हो गया ये 4S की पावर 3। इसको देख लीजिए, ये भाई क्या होता है भाई, इसको यदि आपको सिंपली करना है तो सिंपल तरीका है, जितना आपका मोल हो भाई, ये आपका है 2 तो उतने की पावर 2, ये कितना है 3 तो 3 की पावर 3 और S की पावर 2 प्लस 3। ये हुआ, सॉल्व कर ली, सब मल्टीपल में है तो 2 दूनी 4 गुणे 3 3 होती है 27। ध्यान रखिए ये 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 27 मल्टीप्लाइड बाई S की पावर 5। इसे मल्टीप्लाई करो 7 28 2 108 तो ये आपका आ जाएगा, इसके लिए KSP होगा 108 S की पावर 5। ओके, ये ध्यान रखिए, तो आपको ये करना आना चाहिए। इसमें आपको बहुत सिंपल सा चीज है, आपने एक बार सीख लिया तो अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन आते रहते हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं। थोड़ा क्वेश्चन हर तरह के आते हैं, सिंपल, थोड़ा टफ, ज्यादा टफ। सिंपल टफ आपकी कमांड में यदि होगा तो ज्यादा टफ वाले की चिंता मत करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो भी हो जाएगा। समस्या कहाँ आती है कि आप जो बड़े क्वेश्चन है वो तो कर ले आते हैं, मैथ करते रहते हैं हमेशा, छोटे क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाते हैं, और वो क्वेश्चन जब नहीं आता एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको बहुत गुस्सा भी आएगी और आपको पछतावा होगा, 2-3 क्वेश्चन आपके और चले जाएंगे। इसलिए सब कुछ तैयार रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखें। तो सॉल्वेबिलिटी आपको निकालना दोनों का मैंने बता रखा है। अब ये कुछ नोट है जिसकी हम लोग बात करने चल रहे हैं। क्या है भाई, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, at constant temperature if ionic product is greater than solubility product then solution is precipitate out। यानी क्या कह रहा है, यदि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये बता रखा है, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, if ionic product is less than solubility product, तब क्या होगा, then solution is not precipitate out, solution is not precipitate out। ये ध्यान रखिए, कब प्रेसिपिटेट, जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जब कम है तो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। थर्ड पॉइंट, साल्ट विद हायर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, साल्ट विद हायर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट value dissolve more as compared to with lower KSP value। भाई at a particular temperature KSP की वैल्यू उस साल्ट के लिए फिक्स होगी। तो 4 साल्ट आपको दिए हैं जिसके लिए आपको बता रखा है, जिसके लिए KSP की वैल्यू ज्यादा होगी वह मोर सॉल्युबल होगा, इसके लिए कम होगी वह कम सॉल्युबल होगा। ये बात हमने पीछे भी कही थी आपसे, तो क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है KSP फॉर AgCl इज 1.7 into 10 की पावर -10 एंड KSP फॉर AgBr इज 7.7 into 10 की पावर -13, विच इज करेक्ट। भाई 2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, किसके किसके लिए दे रखा है भाई, KSP किसके लिए, AgCl के लिए बता रखा है 1.7 into 10 की पावर -10। ओके, और AgBr के लिए बेटा बता रखा है 7.7 into 10 की पावर -13। ओके, AgCl 1.7 10 की पावर -10, AgBr 7.7 10 की पावर -13। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है।
तो AgBr इज मोर सॉल्युबल देन AgCl। भाई देखिए इन दोनों में यदि आपसे पूछा जाए तो KSP किसका ज्यादा है? भाई 10 की पावर माइनस में जिसमें कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यदि मैं बात करूं तो इसको इस तरह समझिए, KSP फॉर AgCl इज ग्रेटर देन KSP फॉर AgBr। KSP for AgCl is greater than KSP for AgBr। ओके, AgCl is greater than KSP for AgBr। यहां तक बात क्लियर? ओके, तो अब इसका मतलब AgCl ज्यादा सॉल्युबल है AgBr से, तो AgCl is more soluble than AgBr। AgCl is more soluble than AgBr। हमारा आंसर क्या है? बी, AgCl is more soluble than AgBr। अगला क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CA3PO4 twice in water is Y, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज। थोड़ा देखिए, ये आपका Y के टर्म में दे रखा है, Y के टर्म में, तो ये बेटा क्या आपका 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 है, तो 2 की पावर 2, सॉल्युबिलिटी उसने Y कह दिया, Y की पावर क्या 3 प्लस 2 अभी पीछे किया था, 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 ये होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, और y की पावर क्या हो गया 5 हो गया भाई 3 प्लस 2। तो अभी किया था 3 3 9 27 और गुणे 4 108, तो 108 y की पावर 5। ओके, बहुत आसानी से देखिए, आपको फॉर्मूला पता था, आपने फट से सॉल्व कर लिया। मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड लगेंगे, क्योंकि हमें बताना है, आपको अपने आप करना है, तो 20 सेकंड में आपने क्वेश्चन कर लिया। देख लीजिए बेटा एक बार। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन 6, pH of 0.1 molar solution of COH twice in water, Kw is 1 into 10 की पावर माइनस 14। भाई दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, ये स्मॉल एम रह गया बेटा, एक्चुअली ये कैपिटल एम होना चाहिए था, मोलर सोल्यूशन ऑफ, ठीक है भाई देख लेते हैं क्या है। CaOH ट्वाइस आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा का पूरा आयनाइज होगा, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं भाई। शुरुआत में एट इनिशियल आपने 0.01 मोल लिया, शुरुआत में ये 0 थे भाई, रिएक्शन स्टार्ट हुई 0 थे, और एट फाइनल पूरा आयनाइज हो जाएगा, डिक्लोरियम की कोई बात ही नहीं, तो फाइनल पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल मतलब आगे भाई 1 का रिलेशन है, तो 0.01 होगा, यहाँ 2 का रिलेशन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 होगा, यानी ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 होगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्या OH माइनस। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो आपका है वह है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो POH इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो मैं यहां ला रहा हूं इसको, तो माइनस लॉग 2 का मतलब 0.3010। बेटा आपको लॉग 2 की वैल्यू लॉग 3 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, वो आपको वहां मिलेगी नहीं, तो याद रखेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और लॉग 10 की पावर माइनस 2 का मतलब लॉग m की पावर n, भाई क्या होता है ये देखिए, बताया था आपको, लॉग m की पावर n यदि है, ये पेन थोड़ा हल्का है, ये पेन ठीक नहीं है हमारे लिए, विजिबिलिटी कम रहती है, तो इसको थोड़ा मिटा दें। तो लॉग, ये तो फिर वही हाल है, डार्क, अब ठीक है,
लॉग, हाँ ये ठीक है, लॉग m की पावर n का मतलब होता है n log m। तो वैसे ही log 10 की पावर -2 का मतलब -2 log 10। तो ये हो गया -2 का मतलब -2 log 10। log 10 की वैल्यू आपको पता है बेटा, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -0.3010 और ये माइनस आपका 2 हो गया, -2, ये घटेगा तो बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो POH इक्वल टू हो गया 1.7। यदि मैं इसको इस तरह समझू 1.7, तो PH इक्वल टू क्या हो गया 14 माइनस 1.7, मतलब कितना हो गया बेटा, ये हो गया 12.3, यानी HDABCD में से हो गया ये AB, ये C और ये D। तो इसका क्या आंसर हो गया, B। तो ध्यान रखिए, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है बेटा, ऑप्शन देखिए आपको मेरा आया था क्वेश्चन क्या 1.7, ऑप्शन 1.7 भी हो सकता था। जल्दबाजी में आपने POH निकाला और फट से आंसर टिक कर दिया। तो हम निकाल रहे हैं POH, क्वेश्चन क्या पूछा है PH, क्वेश्चन में भी देखना है, ऐसा नहीं उसने POH पूछ लिया है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकला तो हमने पहले POH निकाला और उसके बाद 14 से कम कर दिया, मतलब घटा दिया, तो PH हमें मिल गया। क्वेश्चन सिंपल है, प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है भाई, pK वैल्यू ऑफ 4 एसिड्स ABCD at 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 2345, ठीक है भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग pH, भाई pK वैल्यू दे रखा है, pK वैल्यू दिया, ध्यान रखिएगा, pK वैल्यू, क्वेश्चन को ध्यान समझिए, pK वैल्यू ऑफ 4 एसिड्स ABCD आर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। भाई देखो आपको बताया था, यदि याद हो तो, लोअर द pKa वैल्यू, लोअर द pK वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, कोई दिक्कत, लोअर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो भाई ए के लिए पीके वैल्यू क्या है, 2 है, सबसे कम है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा है, तो वैसे भी सबसे ज्यादा पहले लिखना है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि इसके लिए पीके की वैल्यू सबसे कम है, उससे ज्यादा किसके लिए, बी के लिए, तो उसके बाद बी, देन सी, देन डी। कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा किसी तरह का, तो प्लीज, कॉन्सेप्ट आपका एक था, लोअर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो हमने देखा 4 में सबसे कम पीके वैल्यू ए की है, तो ए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, देन उसके बाद सो ऑन, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अ बफर सोल्यूशन हैज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस HX, यानी ये बेटा कौन सा है बफर, HX की बात किया उसने, ठीक है, K फॉर HX इज इतना, pH ऑफ बफर, SD बफर की बात हो रही है, तो SD बफर की बात है, तो pH इक्वल टू क्या था भैया, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, ये भाई एसिडिक बफर हो गया, ठीक। तो अब वैल्यू कर दीजिए, भाई ये क्या के दिया है, पीके मतलब क्या होता है, pKa मतलब माइनस लॉग के, माइनस लॉग के का मतलब माइनस लॉग 10 की पावर -6, मतलब ये आ जाएगा -6 आके +6, लॉग 10 का मतलब 10, तो भाई ये हो गया -6 लॉग 10, ये माइनस था, ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो यानी हो गया 6,
तो ये हो गया 6 प्लस लॉग, क्वेश्चन कह रहा है इक्वल कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 6 प्लस 0 का मतलब 6, ऑप्शन बी। तो फॉर्मूले आपको पता है, क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा भी समय लगेगा, फट से हो जाएगा। ओके, मुझे तो सभी को क्लियर है, कम से कम 2 बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए आज के आज, क्लास खत्म होने के बाद आपको जो है पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, मैं अटैच कर दूंगा, आप उससे क्या करिए, क्वेश्चन तुरंत रिवाइज करिए, क्वेश्चन देखिए, खुद से तुरंत सॉल्व कर लीजिए, उससे क्या होगा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ भाई, क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर्ड सोल्यूशन, क्या पूछा है, नॉट अ, तो पहले इसको अंडरलाइन कर दें क्वेश्चन पढ़ते समय, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब हम लोग नीचे आते हैं, मिक्सचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, वीक एसिड हो गया, और सोडियम एस्टेट स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, ये तो होगा भाई बफर। मिक्सचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस अमोनियम, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस अमोनियम क्लोराइड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड साल्ट, ये भी होगा। मिक्सचर ऑफ सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, ठीक है भाई। मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कब से बफर हो गए भाई, डी। देखिए ये क्या है बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों आपस में कभी बफर कहां बनाएंगे, बफर बनाएंगे नहीं। क्लियर सभी को, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, pKa of CH3COH is 4.74, अच्छा, pH of 0.01 मोलर सोडियम एस्टेट सोल्यूशन विल बी, सॉल्व करिए बेटा इसको आप लोग, या तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, यदि आप ध्यान दीजिए तो आपका यह साल्ट सोल्यूशन है, सोडियम एस्टेट मतलब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का हाइड्रोलिसिस का पीएच पूछा है। कैसे पता है सर आपको, बेटा देखो एक्चुअली इसने क्या दिया है, पीकेए वैल्यू दे दी इसकी, ठीक है, और पीएच पूछा है, क्वेश्चन हमारा यहां से है, द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एस्टेट सोल्यूशन विल बी, भाई सोडियम एस्टेट सोल्यूशन मतलब वाटर में घुला है ना, साफ सुथरा है, उसमें अंडरस्टूड, इसको भाषा को समझना है, आप बहुत कंफ्यूज मत होइए। 0.01 मोलर सोडियम एस्टेट सोल्यूशन का मतलब वह वाटर में डिसॉल्व है, साल्ट सोल्यूशन है, उसका पीएच जानना चाह रहा है, तो यानी हाइड्रोलिसिस हुई है, ब्रेक हुआ है, तो उसका पीएच आपको बताना, तभी तो CH3COH बना और आपका NaOH बना। तो पीके आपको दे रखा है, KW आपको वेल नोन है, और आपको बताना है, करिए फटाफट। फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, या याद है तो मैं आपको बता दूं, पीएच इक्वल टू था 1/2 PKW प्लस PKa प्लस log C। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट की हाइड्रोलिसिस का जो पीएच है उसका यह फॉर्मूला है। तो देखो भैया वैल्यू पुट करना शुरू करो, 1/2 PKW आपका कितना होता है 14, ये आपको याद रखना है। PKa कितना दिया है 4.74 प्लस log C, log ये बेटा वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 10⁻², तो log सॉरी 10⁻², 10⁻² मतलब 12 के 2 हो जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा, तो ये 1/2 14 प्लस 4.74 माइनस, क्योंकि बेटा माइनस है, -2 log 10, log 10 का मान 1 होता है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये बेटा बाई लगा हुआ है, तो 1/2 तो 14 प्लस 4.74 -2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है।
इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर आप निकालेंगे तो मैं कर देता हूं भाई, ये 12 हो गया, 12 प्लस 14 पॉइंट, सॉरी 12 प्लस, अरे भाई एक मिनट, 4.74, ये हो गया 74, ये हो गया 16, तो 8 7 4 मतलब कि 3 8.37, 8.37, ठीक, ये हो गया 8.37। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू निकल आएगी। फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकल आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सारे लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट अ बफर? बफर की डिफिनीशन क्या है भाई? बफर की डिफिनीशन है भाई, वीक एसिड उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, या वीक बेस उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट। तो भाई देखिए, पहला वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं चलेगा। दूसरे वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तीसरे वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड है, चौथे वाले में देखिए थोड़ा मामला मिल रहा है भाई, ये वीक एसिड और इसका जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, तो डी वाला मैच करेगा। आप सोचेंगे सर ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा रिलेटिवली बात की जा रही है। नाइट्रस एसिड जो होता है वह वीक एसिड कंसीडर किया जाता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाता है, नाइट्रस एसिड को वीक एसिड मानते हैं। और NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके साथ साल्ट है इसका। देखिए ये जो है NaNO3 HNO3 और NaOH के साथ बना हुआ है, तो यह वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड का साल्ट है और ये वीक एसिड, डी ऑप्शन इसका होगा। ये वाला देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है और बफर में स्ट्रॉन्ग का कोई चक्कर ही नहीं है, साल्ट होगा लेकिन एसिड बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यहां पर ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मामला नहीं है, यानी ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल? इन चारों में मोस्ट सॉल्युबल कौन है? मोस्ट सॉल्युबल वो होगा जिसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जिसके लिए KSP मैक्सिमम, इसका मतलब मोस्ट सॉल्युबल, मोस्ट सॉल्युबल, मोस्ट सॉल्युबल। ओके, तो यहां पर आपका सबसे ज्यादा किसका है? MNS। भाई देखिए माइनस में वैल्यू ज्यादा का मतलब वैल्यू कम होता है, ओवरऑल 10⁻16 ज्यादा वैल्यू है। और सबसे कम कौन होगा सॉल्युबल? वो होगा आपका ए वाला, ये आपका मोस्ट सॉल्युबल है, ये आपका मोस्ट सॉल्युबल, और ये वाला आपका लीस्ट सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल, मोस्ट सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल। ठीक, ओके। ओके, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। The solubility of AgCl will be maximum, sorry minimum in, देखिए पढ़ने में ध्यान देना बेटा, मैक्सिमम बोल रहा था मैं, लिखा मिनिमम है। भाई देखिए मिनिमम किस में होगा? अब ये देखिए ध्यान से, AgCl है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है भाई। यहां और यहां दो जगह Cl है, लेकिन इस वाले में क्या है? Cl का जो कंसेंट्रेशन होगा वह 2 × 0.01 होगा, और यहां पर जो Cl का कंसेंट्रेशन होगा वह 0.01 होगा, तो ये वाला इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो इसकी उपस्थिति में AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि जो डी वाला है बेटा उसमें Cl की कंसेंट्रेशन कम है, जबकि ए वाले में Cl कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है ज्यादा डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 और आज का लास्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज इतना, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज। अच्छा भाई, बात कर रहा है CaF2 की,
तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये आपका 1 है, 1 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई S का पावर 1 प्लस 2, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 S का पावर 3। तो भाई सॉल्युबिलिटी कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो 4 इंटू, इसको कैलकुलेशन में भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 का पावर 3। तो देखिए भाई ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 4 का पावर 3 का मतलब माइनस 12, 832, 32 इंटू 10 का पावर माइनस 12। ऑप्शन देखें क्या है भाई, ऑप्शन मैच कर गया, हाँ मैच कर गया। तो देखिए बेटा क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभार, तो आपको सिंपल बड़े सबकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। चीजें मैं आपसे बोल रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन जूझने की आदत डालें, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, समझ में ना आए, अभी आपके पास टाइम है, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको दोबारा पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखें, क्या कहना चाह रहा है, उसको हम कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन हमने बताया हो या जो जिस बुक में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें सोल्यूशन दिया हो, आप उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही होता है। केमिस्ट्री वही है जो हमने पढ़ी है, आपने BSc MSc में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, उसी केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, बस कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन भाई चेंज होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदले, कॉन्सेप्ट वही है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको मैंने जितनी नीडेड जरूरतें हैं मैंने आपको सब पढ़ा दी हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको संडे तक मैं कोशिश करूंगा, संडे मंडे तक मिल जाएगा, आपको 8 से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप करके दे दूंगा। फिर जो हमने आपको एक शीट दी थी वो आपको लगाना है। टेस्ट पेपर आपका स्टार्ट होगा आफ्टर PGT, मतलब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी अभी, क्योंकि हर चैप्टर में हम लोग कम से कम 70-80 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके पास पर्याप्त है। बाकी जो आपके पास बुक है उसे क्वेश्चन करें, सॉल्व करें। एक हमने क्वेश्चन का डिस्कशन का ग्रुप है हमारा, बच्चे उसमें करते हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता ज्यादा, तो आप उसमें बता दीजिएगा, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, उसमें बच्चे सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। क्वेश्चन बताइए भी और सीखिए भी, दोनों बातें हैं, ठीक। ओके, तो आज के लिए इतना, कल क्लास नहीं होगी। परसों जो हमने आपको भेजा था PDF, उसका क्वेश्चन डिस्कस होगा, ठीक। उसके बाद आगे अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक्स, यानी वो फ्राइडे को स्टार्ट होगा। गुड डे, गुड लक।